बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेटा, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। एक दफ़ा फिर वेलकम करता हूँ मैं आपको अपनी केमिस्ट्री की क्लास के अंदर। लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था उसको हम आगे लेके चलते हैं। लास्ट टाइम बेटा हमने प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में पढ़ा था। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी बेसिकली उसने कुछ नई इंकशाफात किए थे कि एनर्जी कैसे हरकत करती है और किस फॉर्म के अंदर हरकत करती है। फिर उसने मुख्तलिफ रिलेशन बताए, फ्रीक्वेंसी का रिलेशन वेवलेंथ के साथ, वेवलेंथ का रिलेशन वेव नंबर के साथ, उनके फिर हमने यूनिट्स देखे, फार्मूलाज देखे और ये सारी बातें हमने स्टडी की थी। आज बेटा हम नेक्स्ट एक एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट मॉडल हमने पढ़ा था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। कौन सा? रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। और आज का जो मॉडल है वो हमारे पास है बोहर एटॉमिक मॉडल। बोहर एक साइंटिस्ट था। जब प्लांक्स ने कुछ रिसर्च की और उसके बाद फिर बोहर ने 1913 के अंदर अपना ये मॉडल पेश किया था। इस मॉडल के अंदर क्या कहता है, आइए हम उसी की ज़ुबानी सुनते हैं और देखते हैं। सॉरी, सुनते तो नहीं है, देखते हैं। सबसे पहले उसने एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम उसने एक्सप्लेन किया कि ये जो लाइंस आती हैं ये क्यों आती हैं और कैसे कैसे आती हैं। बेटा याद रखिए, स्पेक्ट्रम एक टॉपिक है जो आज आगे हमने पढ़ना है। उसके अंदर आपको क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज़ अ स्पेक्ट्रम। आप फ़िलहाल तक अपने जहन के अंदर ये रख लें, जैसे हमने ईसीजी करवाते हैं, दिल की मशीन होती है ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, वो हम लगवाते हैं। उसके अंदर आप देखते हैं कि कुछ आपको एक पेपर मिलता है आखिर में, उसके ऊपर लाइनिंग लगी होती है, ठीक है जी। उसको आप ईसीजी का पेपर कहते हैं। और सेम उसी तरह का स्पेक्ट्रम होता है हमारे पास किसी भी एटम का, किसी मालिक्यूल का। उसको जब मशीन में से गुजारा जाता है तो उसका एक स्पेक्ट्रम आता है। वो आगे हम पढ़ेंगे भी सही। दो किस्म के होते हैं, एक को हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम और एक होता है लाइन स्पेक्ट्रम। तो दो किस्म के स्पेक्ट्रम भी हैं, तो वो इंशाल्लाह हमारे टॉपिक के अंदर शामिल हैं। उससे पहले हमने ये देखना है कि उसने हाइड्रोजन एटम की स्टडी की थी। आपने ये ज़हन में रखना है कि बोहर ने कौन से एटम के स्पेक्ट्रम की स्टडी की थी? हाइड्रोजन एटम की। तो ये आपका एमसीक्यूज भी है। एक और बात याद रखनी है, ये फिर बाद में इसके डिफेक्ट्स के अंदर भी आएगी, कि बोहर ने यूनी से मुराद एक इलेक्ट्रॉन वाले एटम की स्टडी की थी। सिर्फ यूनी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से मुराद है जिनके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, उनकी स्टडी की थी। उनका मॉडल, उसके मुताबिक मॉडल को बयान किया था। आइए हम देखते हैं पास्टुलेट्स के बारे में। जो सबसे पहले पास्टुलेट्स कहते हैं कि उसने जो पॉइंट्स दिए थे वो क्या थे, बेसिकली वो क्या थे। तो पॉइंट सबसे पहले कहते हैं कि ऑर्बिट हैज़ फिक्स एनर्जी या क्वांटम नंबर, कि इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट के अंदर हरकत करता है उसकी फिक्स एनर्जी होती है। क्या होती है जी? फिक्स एनर्जी होती है, या फिर क्या होती है? फिक्स क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर कहते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं उसकी नंबर को, कि पहला शेल है तो उसको हमने 1 क्वांटम नंबर दिया था, दूसरा शेल है तो 2, 3, 4, इस तरह फिक्स क्वांटम नंबर होते हैं। और दूसरी क्या बात है कि उसके अंदर फिक्स एनर्जी होती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी फिक्स होती है। अब इसके पैरेलल देखते जाएं आप, रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि एनर्जी फिक्स नहीं होती, जैसे जैसे हरकत करता रहता है वो एनर्जी खारिज करता रहता है, ठीक है जी। अब यहाँ पे आप देखिएगा, इसने कहा दूसरे पास्टुलेट के अंदर, इलेक्ट्रॉन डज नॉट इमिट एनर्जी, डज नॉट रेडिएट एनर्जी, जब तक इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट के अंदर रहता है। मिसाल के तौर पर ऑर्बिट नंबर 2 है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी खारिज नहीं कर रहा। तो क्या है? उसकी एनर्जी वही फिक्स है जो उस एनर्जी के ऑर्बिट की एनर्जी है। ठीक हो गया? तो हरकत कर रहा है लेकिन एनर्जी खारिज नहीं कर रहा। तो ये बात आपको जहन के अंदर रखना है कि ये पैरेलल चलना है रदरफोर्ड से। तो ये रदरफोर्ड की करेक्शन भी समझ लें आप, कि रदरफोर्ड ने कहा था जैसे जैसे हरकत करता है एनर्जी कंटिन्यूसली खारिज करता है। इन्होंने कहा नहीं नहीं, कंटिन्यूसली खारिज नहीं करता, बल्कि जब तक एक ऑर्बिट में रहेगा तो एनर्जी उसकी फिक्स रहेगी। फिर वो कहता है एनर्जी इमिट्स इलेक्ट्रॉन इमिट्स एनर्जी व्हेन, जब क्या हो तो एनर्जी इमिट होती है। जब, बेटा मेरी बात याद रखिएगा, जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में, तब एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। हायर से लोअर के अंदर आएगा तो एनर्जी को
रेडिएट करेगा। ये न्यूक्लियस है बेटा, ये इसका पहला शेल है और ये दूसरा शेल है। यहीं पे हम समझ लेते हैं। वो कहता है कि ये आपके पास दूसरा क्वांटम नंबर है, दूसरा इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, इसका 1 है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ये इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन, अगर कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन जो नीचे से ऊपर जाएगा, क्या जाएगा, इस ऑर्बिट से ऊपर वाले ऑर्बिट में, यहाँ तक इसकी एनर्जी क्या है, फिक्स है। इस ऑर्बिट में रहेगा तो कोई एनर्जी खारिज नहीं कर रहा। अगर इसने ऊपर जाना है तो ये बाहर किसी और जगह से एनर्जी लेगा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ ऊपर चला जाएगा। क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाने के लिए क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। और जिसकी जो पहले हायर एनर्जी वाले ऑर्बिट में है, आपको पता है ना, न्यूक्लियस से जितना दूर जाते जाएंगे एनर्जी बढ़ती जाती है। जो पहले हायर ऑर्बिट में है वो अगर लोअर में आना चाहे तो क्या होगा, अगर ये लोअर में आना चाहता है इस जगह पे, तो ये अपनी एनर्जी को यहाँ से इमिट करेगा, एनर्जी को खारिज करेगा। कब खारिज होती है, जब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन आएगा। और एब्जॉर्ब कब होती है, जब लोअर से हायर में जाएगा। तो बेटा ये जो एनर्जी डिफरेंस हम मालूम करते हैं वो इक्वेशन है E2 माइनस E1, ठीक है जी। इसको हम डेल्टा E भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेल्टा E। और यह बराबर होती है h न्यू के, आपने पढ़ा था, ठीक है। तो इस तरह इसका एनर्जी डिफरेंस फाइंड किया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको पॉइंट समझ आ चुका होगा। फिर है जी इलेक्ट्रॉन, फोर्थ वन जो इसकी पोस्टुलेट है, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन ऑर्बिट विच हैव, ऐसे ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन हरकत करता है जिसका क्या, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम होगा। एक मखसूस एंगुलर मोमेंटम उसने दिया था और उसने बाकायदा प्रैक्टिकली फाइंड भी किया था। वो कहते हैं कि जिस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम इस इक्वेशन के मुताबिक होगा उसके अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा और हरकत कर रहा होगा। और क्या था एंगुलर मोमेंटम, mvr इज इक्वल टू NH ओवर 2 पाई, NH ओवर 2 पाई। बेटा ये आपके पास इक्वेशन है एंगुलर मोमेंटम की। कौन सी मोमेंटम की, एक होता है लीनियर मोमेंटम, एक होता है एंगुलर मोमेंटम। इलेक्ट्रॉन चौंके हरकत कर रहा है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द दायरे में, तो उसका एंगुलर मोमेंटम होगा। इसके अंदर जरा टर्म देख लें, m इज इक्वल टू मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन, v इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, r इज इक्वल टू रेडियस ऑफ ऑर्बिट, जिस ऑर्बिट में हरकत कर रहा है वो रेडियस। फिर n से मुराद क्या है, n से मुराद है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कि कौन से शेल का नंबर है, ये पहला शेल है, दूसरा है, तीसरा है या चौथा है। h से क्या मुराद है, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, प्लांक्स कांस्टेंट है। ये क्या है जी, प्लांक्स कांस्टेंट। और पाई आपको पता है, पाई की वैल्यू 3.14, ये फिक्स होती है, ये कांस्टेंट है। तो यहाँ पे आपके पास mvr इज इक्वल टू NH ओवर 2 पाई। तो यहाँ पे हमारे पास मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी फाइंड है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी फाइंड है कि कितनी वेलोसिटी से हरकत कर सकता है। रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी रेडियस ऑफ ऑर्बिट हमारे पास फाइंड नहीं है। वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसके अंदर हमने ये क्लियर करना है कि रेडियस ऑफ ऑर्बिट कैसे फाइंड किया जाता है। देन है NH ओवर 2 पाई, n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ ऑर्बिट, h प्लांक्स कांस्टेंट है जो फिक्स है। तो ये नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को भी फाइंड करना कोई इतना इशू नहीं है। तो ये आपके पास बेसिकली इसके पोस्टुलेट से बोहर के एटॉमिक मॉडल के, और उसने ये एटॉमिक मॉडल मैंने पहले बता दिया था, यूनी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए दिया था, एक हाइड्रोजन एटम के लिए दिया था। हाइड्रोजन एटम एक ही इलेक्ट्रॉन होता है ना। फिर उसके बाद उसने लिथियम 2 पॉजिटिव, लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो Li2 पॉजिटिव 1 इलेक्ट्रॉन बच जाता है। या फिर हीलियम, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हीलियम पॉजिटिव के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। He पॉजिटिव का उसने एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया था, 3 चीज़ों का, Li2 पॉजिटिव, He पॉजिटिव और हाइड्रोजन H का, हमारे हाइड्रोजन एटम का दिया था। तो ये सारे यूनी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हैं। क्या है, यूनी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। बेटा नेक्स्ट टॉपिक अगर इसी लेक्चर के अंदर कवर करें तो मुश्किल हो जाएगा, तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसके लिए नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वो पूरा टॉपिक आपको क्लियर करवा दूँ।
तो उम्मीद करता हूँ कि ये बोहर का एटॉमिक मॉडल यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा, इसके पोस्टुलेट्स क्या हैं। और अगर आपने इसको अच्छे तरीके से समझना है तो एक पॉइंट पढ़ें उसके डिफेक्ट का। रदरफोर्ड ने जो अपने मॉडल के अंदर डिफेक्ट छोड़े थे वो डिफेक्ट कौन क्लियर कर रहा है? बोहर। हाँ, इसके अंदर भी डिफेक्ट्स होंगे लेकिन उसके कुछ डिफेक्ट्स को इसने क्लियर किया है और वो डिफेक्ट्स आप पैरेलली देख सकते हैं। जिस तरह उसने कहा था कि कॉन्टीन्यूसली एनर्जी खारिज करता है, इन्होंने कहा नहीं, कॉन्टीन्यूस नहीं, बल्कि जब लोअर से हायर में या हायर से लोअर में आएगा तब एनर्जी खारिज या जज़ब कर सकता है। और इसीलिए जब फिक्स ऑर्बिट के अंदर रहेगा तो एनर्जी भी उसकी फिक्स रहेगी। तो बेटा उम्मीद करता हूँ कि ये जो पॉइंट्स मैंने आपको समझाए हैं बोहर के एटॉमिक मॉडल के, ये आपको समझ आ गए होंगे और इसके अंदर किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन नहीं रही होगी। तो दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आपके लिए लेक्चर आसान बना दें, जितने और आप पढ़ रहे हैं सब आसान हो जाएं और आप सब खैरियत से रहें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, अल्लाह निगहबान, शुक्रिया।